ओके स्टूडेंट, देखिए ये वीडियो है आपके क्लास 9 के लिए। और क्लास 9 में बायोलॉजी का जो फर्स्ट लेसन है जिसका नाम है कोशिका या सेल। ठीक, तो इसमें इस वीडियो में मैं आपको जो भी इस लेसन के जो मेन टॉपिक्स हैं, आप एक्चुअली इस लेसन को कैसे आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, कैसे इस लेसन की सभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। एक्चुअली ये जो लेसन है या ये टॉपिक जो कोशिका है, ये क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 या आगे भी आप जब बायो पढ़ेंगे तो हर क्लास में आपको ये मिलता जाएगा। लेकिन इसका जो लेवल होगा, जो नॉलेज होगा, धीरे धीरे इंक्रीज होता है क्लास में। ठीक है, तो ये सभी लोग जानते हैं कि सभी जो जितने जीव होते हैं या आप कह सकते हैं जो ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी पृथ्वी पर पौधे हैं या जंतु हैं, प्लांट एनिमल जितने भी हैं, सब का शरीर छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बना होता है जिसको बोलते हैं कोशिका या सेल। क्लियर? तो इस नाते सबसे ये लेसन का नाम क्या है? कोशिका। और कोशिका को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल, CELL। ठीक है, तो ये एक्चुअली क्या है कि जितने भी जीव होते हैं, जितने भी प्लांट हैं, एनिमल हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, डॉग है, एलिफेंट है, काऊ है, जितने भी आप देख रहे हैं, ग्रासेस हैं, बड़े प्लांट हैं, छोटे एनिमल हैं, ठीक है, फिश है, जितने भी प्लांट एनिमल हैं, सबका शरीर जब साइंटिस्ट ने देखा तो छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं जिससे पूरी उनकी शरीर बनी हुई है। और इनको ही कह दिया गया क्या? कोशिका या सेल। ठीक, तो ये जो कोशिका और सेल है, तो इसकी आपको डिफिनीशन याद करनी है कि कोशिका होता क्या है। तो हिंदी में इसको बोलेंगे हम कि कोई भी जीव होता है उसके शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, सबसे छोटी शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को बोला जाता है कोशिका। ठीक, इंग्लिश में इसको कैसे बोलेंगे? इंग्लिश में बोलेंगे सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑर्गेनिज्म की जगह आप प्लांट भी कह सकते हैं, एनिमल भी कह सकते हैं, या ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं, या लिविंग थिंग कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि कोई सी भी लिविंग थिंग्स जो है, यानी कि प्लांट या एनिमल है, उसके शरीर में जो सबसे छोटा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है उसको क्या बोलेंगे? हम सेल बोलेंगे। क्लियर? अब ये सेल जो है, जो नॉर्मली एक बहुत सी वो स्मॉल होता है जो हमको अपनी आंखों से दिखाई नहीं देगा। ठीक है, सबसे बड़ी जो सेल होती है ऑस्ट्रिच एग, जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है उसको एक सेल माना गया है, वो सबसे बड़ी सेल है। ठीक, आफ्टर दैट सेल के बारे में स्टूडेंट से मान लीजिए कि ब्लड सेल है, मसल सेल्स है, और आफ्टर दैट स्किन सेल्स, बहुत सी हमारे बॉडी में सेल्स होती है। ठीक है, तो ऐसे ही प्लांट का भी जो शरीर होता है वो सेल से बना होता है। आफ्टर दैट यहाँ पे आप जब सेल में देखेंगे स्टूडेंट, तो ऐसा नहीं, जो सेल की जो शेप होती है, मतलब उसका आकार वो फिक्स नहीं है। कोई सेल मान लीजिए इस तरीके से हो सकती है, कोई ऐसे लंबी हो सकती है, कोई ऐसे इस तरीके से, कोई स्टार जैसी हो सकती है। मतलब सेल्स का शेप फिक्स नहीं है, उसके फंक्शन के अनुसार, उसके मतलब वो किस पार्ट में पाया जा रहा है, प्लांट बॉडी में या एनिमल बॉडी में किस पार्ट में और क्या उसका फंक्शन है, उस बेस पे उसका कुछ शेप डिसाइड होता है, उस तरीके से वो मतलब डेवलप हो जाती है। क्लियर? तो यहाँ पे आपने देखा कि सेल्स का कोई मतलब फिक्स शेप नहीं है। ठीक है, और सेल्स की डिस्कवरी किसने किया था? रॉबर्ट हुक, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1665, ठीक है, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपना एक माइक्रोस्कोप बनाया, अपना सूक्ष्मदर्शी बनाया, और उन्होंने क्या किया कि एक जो प्लांट होते हैं, प्लांट का आप देखते हैं ना कि चारों तरफ उनके तने में बार क्या छाल लगा होता है। ठीक है, तो छाल को छोटा सा उन्होंने पतला उसको थिन लेयर उसका काटा, और जो उन्होंने अपना माइक्रोस्कोप बनाया था उससे मतलब देखने का प्रयास किया। तो उन्होंने जब देखा, मान लीजिए कोई प्लांट है ऐसे, ठीक है, कोई प्लांट है, तो ये जो है इसकी जो स्टेम है उसकी चारों तरफ जो तने हैं उसके, उसमें छाल लगा होता है जिसको बोलते हैं बार्क। ठीक, तो ये बार्क उन्होंने क्या किया? पतली किसी चीज से काट लिया, एकदम पतला उसका लेयर लिया, और उसमें जब उन्होंने अपने द्वारा जो उन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया था उससे जब देखा उन्होंने, तो उनको ऐसे दिखाई दिया मधुमक्खी जैसे छोटे छोटे ऐसी चीजें दिखाई दी। मधुमक्खी के छत्ते में जैसे आप देखेंगे छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं, तो ऐसे उनको छत्ते जैसा, मतलब हनी का जो हाइव होता है उसमें छोटी छोटी यूनिट्स जैसा उनको स्ट्रक्चर देखने को मिला। क्लियर? तो उसको उन्होंने यहाँ पे फिर सेल नाम दिया, कहा कि हाँ कि जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो छोटी छोटी चीज़ों से बने हैं। ठीक, आफ्टर दैट आपको जानना है दूसरा चीज़ कि अब यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सेल के बारे में कुछ बेसिक जानकारियाँ दी हैं। ठीक है, और उनकी ही नॉलेज को बोला जाता है सेल थ्योरी। ठीक, सेल थ्योरी क्या है कि दो साइंटिस्ट थे जिनका एक नाम था स्लाइडेन और दूसरे का नाम था स्वान। ठीक, फर्स्ट साइंटिस्ट कौन थे? स्लाइडेन, यस, स्लाइडेन, और दूसरा क्या था? स्वान।
ठीक है। स्लाइडेन और स्वान नाम के ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया कि सेल्स के बारे में बेसिक नॉलेज दिया। उन्होंने ये बताया कि मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्लांट या लिविंग बींग्स होते हैं, प्लांट है या एनिमल है, वो सबसे छोटी छोटी यूनिट से मिलके बने हैं उनका शरीर, और जिसको सेल बोला जाता है। सेकेंड, उन्होंने बताया कि सेल जो होती हैं जीवों की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती हैं, ठीक है। और फिर उन्होंने बताया कि जो एक नया सेल बनता है वो पहले से प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब कोई नया सेल बन रहा है तो उससे पहले वो किससे बनेगा, पहले से उपस्थित सेल से ही बनेगा, ठीक है। तो इन्होंने 2-4 पॉइंट्स दिए हैं। तो उन्होंने जो पॉइंट्स दिया कि हर ऑर्गेनिज्म सेल से बना होता है, और जो सेल्स होता है वो जीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। और उन्होंने बताया कि एक नई सेल जो बनेगी वो पहले से उपस्थित सेल से ही बनेगी, ठीक है। ऐसे इन्होंने 2-4 पॉइंट्स जो दिए, उसी पॉइंट्स को बोलते हैं सेल थ्योरी, ठीक। तो यदि आपसे पूछा जाए कि सेल की डिस्कवरी किसने किया, तो आप क्या बताएंगे, रॉबर्ट हुक। किस सन में किया, 1665 में, क्लियर। आफ्टर दैट पूछा जाए कि सेल थ्योरी किसने दिया, तो देखिए दोनों में डिफरेंस है। सेल की डिस्कवरी तो रॉबर्ट हुक ने किया, और सेल के बारे में जो बेसिक नॉलेज जो दिया कि हाँ सभी ऑर्गेनिज्म सेल से बने होते हैं, और सेल्स जो है बेसिक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है। आफ्टर दैट केमिकली सेल्स नियर अबाउट सेम्स होते हैं, और फिर एक नया सेल पहले से उपस्थित सेल से ही बनता है। तो ये सभी जो चीज़ें हैं, ये जानकारियाँ दी, तो इस पूरी नॉलेज को बोला जाता है सेल थ्योरी, और 2 साइंटिस्टों ने दिया, स्लाइडेन और स्वान ने, क्लियर। आफ्टर दैट स्टूडेंट, अब यहाँ पे आपको ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आपको एक सेल के बारे में एक बेसिक नॉलेज हो, कि आप उसके मतलब क्लास 9, 10 या 11, 12 में यदि आप पढ़ते हैं तो सेल्स के बारे में आपको एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि उसके कौन से पार्ट्स वगैरह हैं, ठीक। तो इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि कैसे आप सेल के जो भी टॉपिक्स वगैरह है उसको आप कैसे इजी कर सकते हैं, आपको समझना क्या है, ठीक। अब डायरेक्टली इसमें प्रश्न कई तरीके के पूछे जाते हैं, ठीक, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। मैंने बताया ना कि आपको 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 BSc, MSc या PhD वगैरह जितनी भी चीज़ें आप करेंगे बायो में, सेल आपको मिलेगा, और इसका नॉलेज हमेशा बढ़ता जाएगा, ठीक है, इंक्रीज होता जाएगा नॉलेज। तो क्लास के हिसाब से इसमें मतलब कि नॉलेज रखा गया है। तो आप यदि 9, 10, 8 या 11, 12 के स्टूडेंट हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक सेल की बेसिक नॉलेज आपको अंडरस्टैंड हो जाएगी, ठीक। अब मान लीजिए कोई भी सेल, ऐसे मान लीजिए मैं यहाँ पे सेल बनाता है, ऐसे मान लीजिए ये सेल जब माइक्रोस्कोप वगैरह से देखा गया तो सेल ऐसी बड़ी संरचना है, छोटी सी है, लेकिन जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, जब माइक्रोस्कोप वगैरह से देखेंगे तभी आपको दिखाई दिए। तो मान लीजिए, अब मैंने बताया कि ये फिक्स नहीं है कैसे सेल, कोई भी सेल वैसे लंबा चौड़ा हो सकता है, ठीक। अब इसमें हर एक सेल में जब देखा गया कि कौन कौन सा पार्ट है, ठीक, तो यहाँ पे आपको मिला क्या कि एक सेल ये चारों तरफ से एक थिन लेयर होती है, पतली लेयर से कवर होता है, और इस लेयर को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसको क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसको सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, एक और नाम है इसका सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये हर सेल में होगी, कोई सेल है चाहे प्लांट की सेल हो या एनिमल की सेल हो, तो ये पार्ट आपको हमेशा दिखाई देगा, क्या है, किसी भी सेल की चारों तरफ ऐसे कवर है, ठीक है, पतली सी लेयर है। जब आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और ये जो होती है स्टूडेंट, ये प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होती है। किससे, प्रोटीन, एक मटेरियल है प्रोटीन, और दूसरा सब्सटेंस क्या है, लिपिड, ठीक है। तो ये सेल मेम्ब्रेन क्या है, तो सेल मेम्ब्रेन किसी भी सेल को चारों तरफ से कवर की होगी, ठीक, पतली लेयर है। किससे बनी होगी, ये प्रोटीन और लिपिड से बनी होगी। आफ्टर दैट ये होती है सेलेक्टिव परमेबल। कैसी होती है, सेलेक्टिव परमेबल, सेलेक्टिव परमेबल या सेमी परमेबल कहेंगे। इसका अर्थ क्या है कि अब मान लीजिए पूरा सेल है, सेल के अंदर मान लीजिए कुछ मटेरियल जाना है, ठीक है, तो सभी मटेरियल्स नहीं जा सकते हैं, ये जिसको अलाउ करेगी जाने के लिए वही सिर्फ जा सकता है, ठीक। यदि सेल से बाहर किसी को जाना है, किसी सब्सटेंस को, पदार्थ को, तो ये जिसको अलाउ करेगी वही जा पाएगा। तो इसका अर्थ यह है कि सभी मटेरियल्स जो सेल के अंदर जाएंगे या सेल से बाहर जाएंगे, उसका कंट्रोल कौन करता है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये कुछ ही मटेरियल्स को अलाउ करती है कि आप सेल से बाहर जा सकते हैं, कुछ ही मटेरियल को अलाउ करेगी कि आप बाहर से सेल में आ सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं सिलेक्टिव परमेबल या सेमी परमेबल, ठीक है। यदि इसको ये फुली परमेबल होती है, फुली परमेबल का मतलब कोई भी पदार्थ आ जा रहा है, जा रहा है, तो इसमें ये कोई भी मतलब प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रही है, तो बोलेंगे ये कैसी है, परमेबल, क्लियर।
तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया स्टूडेंट कि हर सेल एक पतले लेयर से चारों तरफ से कवर होगी, चाहे वो जिस भी शेप की हो, चाहे प्लांट की सेल हो, चाहे एनिमल, कोई भी सेल हो, ठीक। और वो जो पतली लेयर है वो किस पदार्थ की बनी है? वो बनी है प्रोटीन और लिपिड की। क्लियर है? और प्रोटीन लिपिड की ये बनी है, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, या इसका इसी को कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर इसका नेचर क्या है? ये सिलेक्टिव परमेबल है। कुछ मटेरियल्स को ये कंट्रोल करती है, हाँ कुछ भी आ सकते हैं, या कुछ ही मटेरियल इससे बाहर जा सकते हैं सेल से। क्लियर? फिर आप देखेंगे यहाँ पे सेल में, तो यहाँ पे एक डेंसी पार्ट ऐसे दिखाई देगा, गाढ़ा सा ऐसे पार्ट दिखाई देगा ऐसे। ये जो गाढ़ा पार्ट है, डेंसी पार्ट है, इसको बोला जाता है न्यूक्लियस। इसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस, ठीक। अब ये न्यूक्लियस क्या करता है? ये पूरे सेल के, ये मान ली पूरा सेल है, ये न्यूक्लियस पूरा गाढ़ा पार्ट है इसमें, ये पूरे सेल की सभी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, ठीक। तो और आफ्टर दैट ये जो है, ये पार्ट क्या है? न्यूक्लियस, ठीक। तो आप दो पार्ट आपने देखा, एक देखा कि सेल में दो पार्ट आपने क्या देखा? एक देखा कि सेल चारों तरफ से कवर है, पतली लेयर जिसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये बना है प्रोटीन और लिपिड से। क्लियर? फिर आपने क्या देखा? सेल में डेंसी पार्ट है, ये डेंसी पार्ट है, गाढ़ा सा पार्ट है, गोलाकार या चपटा जैसे भी है, और ये क्या कर रहा है? गोलाकार है या ओवल है, या इसका शेप चेंज हो सकता है, ठीक, अलग अलग हो सकता है। तो ये क्या करता है? इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। और ये सेल में जितनी भी मतलब एक्टिविटीज हो रही हैं, क्रियाएं हो रही हैं, उसको कंट्रोल कर रहा है। तो इसको बोला जाता है कंट्रोलर ऑफ द सेल, ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए कि कंट्रोलर ऑफ द सेल क्या है, तो आप बताएंगे सेल के अंदर जो डेंसी पार्ट न्यूक्लियस होता है, वो सेल की सभी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, उसको बोलते हैं कंट्रोलर ऑफ द सेल, ठीक। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये जो पार्ट बीच में बच रहा है, ये तो हो गया आपका सेल मेम्ब्रेन, और यहाँ पे ये पार्ट बच रहा है, ये टोटल ये जो खाली पार्ट है, ठीक, ये सब जो खाली पार्ट है, ये सब, ठीक है, इसको बोलेंगे साइटोप्लाज्म। इसको क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म। क्लियर? तो आपने देखा कि सेल चारों तरफ से कवर है थिन लेयर से, जिसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और फिर बीच में जो पार्ट है इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, और ये जो न्यूक्लियस के बाहर है और सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक। या आप कहेंगे ये पूरा पार्ट, ये जो टोटल पार्ट है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ये टोटल पूरा लेके सेल के अंदर जो भी लिविंग मटेरियल है, जो भी पदार्थ है, इस टोटल को बोला जाएगा एक साथ, इसको बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। इसको क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लाज्म। यदि आपसे पूछा जाए प्रोटोप्लाज्म क्या है, तो देखिए अब सेल में मैंने आपको बताया ना, इस तरीके से आप समझिए। जैसे मान लीजिए सेल है, ये तो हो गया सेल का आउटर लेयर, जिसको सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, ये क्या है? न्यूक्लियस। ये वाला पार्ट क्या है? साइटोप्लाज्म। ये वाला पार्ट क्या है? साइटोप्लाज्म। ये वाला पार्ट, ये क्या है? न्यूक्लियस। ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन जो कवर है। तो सेल के अंदर जो भी ये पूरा मटेरियल है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, यानी कि ये न्यूक्लियस और इसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म, यहाँ पे देखेंगे तो ये हो गया न्यूक्लियस ये वाला, ये हो गया साइटोप्लाज्म। दोनों को मिलाकर क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लाज्म। यानी कि प्रोटोप्लाज्म में दो पार्ट होते हैं, एक है बीच में न्यूक्लियस और उसके चारों तरफ जो साइटोप्लाज्म। क्लियर? फिर अब मैंने आपको बताया, अब यहीं पे स्टूडेंट ये जो साइटोप्लाज्म वाला पार्ट है, इसमें बहुत से स्ट्रक्चर्स होंगे, कुछ ऐसे होंगे, कुछ सर्कुलर होंगे। कहाँ पर? ये मान लीजिए सेल है, ये वाली सेल है, और सेल में के बीच में क्या है? न्यूक्लियस, जो सभी एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा है। अब यहाँ ये टोटल जो खाली पार्ट है उसके अंदर, सेल के अंदर, ये क्या है? साइटोप्लाज्म। ये टोटल क्या है? साइटोप्लाज्म। अब यहाँ पे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होंगे, कुछ इधर यहाँ न्यूक्लियस ऐसे चारों तरफ ऐसे होंगे, अलग अलग यहाँ पे स्ट्रक्चर्स होंगे, बड़े बड़े ये बड़े भी हो सकते हैं, कुछ छोटे भी हो सकते हैं, जो आपको साइटोप्लाज्म में दिखाएंगे। तो साइटोप्लाज्म में बहुत से स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन सभी को एक साथ बोलते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। इनको क्या बोलेंगे? सेल ऑर्गेनेलीज। क्लियर? अब ये सेल ऑर्गेनेलीज कई तरीके के होते हैं, एक ही टाइप का नहीं होता है। अभी यहीं पे आप देखेंगे, इसी मान लीजिए कि यहाँ पे मैं बना रहा हूँ इसको, ओके। देखिए अब ये देखिए फिर से आप समझिए, यहाँ पे हो गया ये न्यूक्लियस, गाढ़ा पार्ट क्या हो गया? न्यूक्लियस। ये टोटल पार्ट क्या हो गया? ये वाला, ये जो खाली पार्ट है ये सेल के अंदर, ये क्या हो गया? साइटोप्लाज्म। ठीक। अब इसी साइटोप्लाज्म में देखेंगे आप ऐसे स्ट्रक्चर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, फिर राइबोसोम, प्लास्टिड्स, ठीक है, यहाँ पे लाइसोसोम, बहुत से स्ट्रक्चर्स होंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म में पाए जा रहे हैं उनको एक साथ क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनेलीज। ठीक है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म। अगर पूछे सेल ऑर्गेनेलीज कहाँ पाए जाते हैं, तो न्यूक्लियस से बाहर, सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म में। क्लियर? अंडरस्टैंड? फिर यहाँ पे जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो कई तरीके के होते हैं, जैसे है माइटोकॉन्ड्रिया, आपने नाम सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये एक टाइप का सेल ऑर्गेनेल है। कहाँ पाया जाएगा? साइटोप्लाज्म में। ठीक। ऐसे पूछा जाए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी एक टाइप का सेल ऑर्गेनेल है। ठीक। राइबोसोम, प्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्ट,
लाइसोसोम, सेंट्रियोल्स, ऐसे बहुत से नाम आपको आएंगे। तो ये जो है ये सब सेल ऑर्गेनेल्स हैं, और ये सेल ऑर्गेनेल्स जो है इसको हिंदी में बोलते हैं कोशिकांग। ये सब कहाँ पाए जाएंगे? साइटोप्लाज्म। ठीक, तो ये वीडियो मुझे बनाने का मतलब ये था कि आप एक सेल के बारे में एक बेसिक नॉलेज रखेंगे कि मतलब इस सेल में क्या क्या होता है। एक सेल में सेल मेम्ब्रेन होगी, न्यूक्लियस होगा, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी पार्ट है वो उसको बोला जाएगा प्रोटोप्लाज्म। फिर प्रोटोप्लाज्म में देखेंगे तो बीच में होगा आपका न्यूक्लियस और उसके चारों होगा साइटोप्लाज्म। क्लियर, अंडरस्टैंड? तो ये था, आपने देखा कि मतलब कैसे कैसे और कौन से पार्ट हैं, कौन सा नाम किससे रिलेटेड है। तो आपने देखा चारों तरफ से। अभी तक मैंने आपको क्या बताया, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ। मैंने अभी तक आपको बताया कि हर सेल एक ओके देखिए, अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी एक सेल होती है वो चारों तरफ से कवर होगी एक मेम्ब्रेन से, थिन लेयर से, जिसको आप बोलेंगे क्या? देखिए कोई भी सेल है, मान लीजिए सेल है, ये चारों तरफ से कवर है, इसको बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर है? फिर यहाँ पे एक डेंसी पार्ट होगा, ऐसे गाढ़ा सा पार्ट होगा, इसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस। और ये जो पार्ट है न्यूक्लियस के बाहर सेल के अंदर, ये है क्या है? साइटोप्लाज्म। ठीक, और साइटोप्लाज्म में भी बहुत से पार्ट्स पाए जाएंगे, उनको बोलेंगे सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, तो ये था एक बेसिक नॉलेज कि आप अंडरस्टैंड करेंगे कि कौन सा पार्ट किससे रिलेटेड है। ओके, आगे मैं आप लोग को बताऊंगा कि यहाँ पे फिर और कि एक्चुअली प्रश्न पूछता है कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती हैं, यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, या प्लांट सेल या एनिमल सेल क्या होता है। ठीक, तो ये चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी सेल होगी वो चारों तरफ से सेल मेम्ब्रेन से कवर होगी, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी पार्ट है उसका जो भी सेल का पार्ट है सबको एक साथ बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। ठीक, जब सेल मेम्ब्रेन के अंदर देखेंगे तो डेंसी पार्ट है वह न्यूक्लियस होगा। अब प्रोटोप्लाज्म में दो पार्ट है, एक है डेंसी पार्ट न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाहर का जो रीजन है उसको बोलेंगे साइटोप्लाज्म। ठीक, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों को एक साथ प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे। ठीक, और फिर इसमें मैंने आपको क्या बताया कि साइटोप्लाज्म में बहुत से मतलब स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत सी संरचनाएं होती हैं जिनको बोला जाता है सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स या कोशिकांग, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो सकता है, राइबोसोम हो सकता है, गोल्गी बॉडी हो सकता है, लाइसोसोम हो सकता है, बहुत से पार्ट हो सकते हैं। तो ये सब कोशिकांगों का नाम है। ऐसे आपसे पूछा जाएगा कोशिकांग कहाँ पाए जाएंगे, तो आप क्या बताएंगे? साइटोप्लाज्म में। कितने टाइप, बहुत से होते हैं, तो उनका नाम आपको जानना है, और आपको क्लास मतलब 9 में कुछ कोशिकांगों के बारे में पढ़ना है। ठीक, आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा कि एक्चुअली सेल में पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक, तो मैंने बताया आपको सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में आप कैसे डिफरेंस समझेंगे, कहाँ पे उसके कौन से पार्ट्स होते हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर माई वीडियो। ओके।